मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं अपने ब्रेन ट्रेल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत देश के आप किसी भी स्थान से हो और किसी भी राज्य से हो, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया मेरे ब्रेन ट्रेल एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए और आपको इस एकेडमी पर आपको बहुत ही बेहतर सटीक जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, शिक्षक भर्ती सभी की तैयारियों से संबंधित सारी क्लासें आपको एग्जैक्ट टाइम पर मिलेंगी। तो दोस्तों, आज हम जीके, जीएस में भारतीय संविधान, भूगोल, पर्यावरण, इतिहास और विज्ञान, इन सब की अल्टरनेट क्लास लाता रहूंगा और आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर और आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका वर्चस्व 1773 से 1853 के बीच में रहा, और ब्रिटिश ताज का वर्चस्व 1858 से 1947 के मध्य रहा। पहले दोस्तों थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के लिए सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों जैसे विदेशी नीति में भी शामिल किया गया। मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से संबंधित किया गया एक व्यभिचारिक व्यवहार था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण मिल गया था। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार
भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। सन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट के सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। सन 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि के निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, आइए हम महत्वपूर्ण आपके सरकारी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों पर हम अब चर्चा करेंगे। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, बी पिट का भारत अधिनियम 1784 ईस्वी में, सी चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का, डी चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी का। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम प्रतिछाया डाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका सही जवाब दीजिएगा दोस्तों। ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने दिया गया था। आइए दोस्तों, हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित कुछ अधिनियम जिनको हमें कंठस्थ करना है। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम
1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्राविधान किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया था। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी भारत परिषद अधिनियम 1909। पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भारत परिषद अधिनियम को जाना जाने लगा। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव को लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बन सकती थी। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। आइए दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में हम जानकारी दें। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई। भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा 1937 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में
गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि में भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। आइए दोस्तों, इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक दृष्टि डालते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। ऑप्शन डी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में। दोस्तों, इसका सटीक जवाब होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। आइए दोस्तों देखते हैं, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति भी दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। बी, मार्लेमेंटो सुधार 1909 ईस्वी में। सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी। डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। दोस्तों, इसका सटीक जवाब होगा डी, मार्लेमेंटी सुधार 1909 ईस्वी। भारतीय परिषद अधिनियम, आइए दोस्तों जरा से इसकी व्याख्या भी देखें क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो मार्लेमेंटो सुधार था और ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्राविधान भी किया गया था। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। तो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये भी नहीं है, भारत सरकार अधिनियम 1909 ये भी नहीं, इसके भी तहत नहीं न्यायालय की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसके भी तहत नहीं किया गया। तो उपरयुक्त में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए देखते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गेवर थे। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प कोई भी सही नहीं ठहरा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946, 1947। दोस्तों जरा सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1937। केंद्र में द्वैध शासन किस प्रणाली के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम द्वारा। बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम
1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए दोस्तों 6 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, बी, भारत शासन अधिनियम 1919, सी, भारत परिषद अधिनियम 1909, डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सटीक जवाब होगा आंसर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता बहुत ही सटीक है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था यह सही है, और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था ये गलत है। केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण ये भी सही है। तो ऑप्शन सी होगा केवल ए और 1 और 3। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया? ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी, साइमन कमीशन, ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों इसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1919। उसके बाद भारतीय विधान पालिका अर्थात भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था कहां पर लागू की गई? अर्थात क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या है व्याख्या में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद अवधि प्रथम बैठक 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत जिसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचले सदन केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक के 3 वर्ष कहलाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों को प्राविधान किया गया था, जिसमें 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत सदस्य थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा 27 के मनोनीत